अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वह है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पहले और इसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पढ़ी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में आपने ये देखा कि वहाँ पे हम सिर्फ वो गुड्स लेके आते हैं जो रेडीमेड होती हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कि गुड्स विच आर परचेज इन अ रेडी पोजीशन फॉर रीसेल। तो वो हो गई ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो आपने पढ़ लिया और आपने उसको देखा। अब हम एक ऐसे काम की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खुद बनाएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खुद बनाएंगे तो इसका मतलब है कि उसके लिए हमें बेशुमार चीज़ों की ज़रूरत है। एक चीज़ को लाकर शॉप में रख दें तो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिकनी शुरू हो जाती है, तो आपको इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं। वो सारी मामला का आपके सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़ इन्वॉल्व है कि वो ये है कि हमने इसमें कुछ चीज़ों को समझना है। इसमें 3 चीज़ें हैं, याद रखें, जो है वो आती हैं कि आपकी इन्वेंट्री मर्चेंडाइज में एक होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये 3 में चली जाती है, नॉट 1। एक क्या होती है डायरेक्ट मटीरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है FOH। अब इसमें एक बन के उसके बाद जो इन्वेंट्रीज हैं 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इसे कहते हैं, ये आएंगे। और इन्वेंट्री कितनी होगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये 3 इन्वेंट्री इसमें आती हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में। तो कि पहले क्या होता है कि हम मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स, और उसमें जब साल ख़त्म होता है तो कुछ चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। पार्शली कंप्लीटेड गुड्स आर कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स आर गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल। यानी कि रेडी फॉर सेल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसके बाद हम फिनिश गुड्स पे आते हैं विच आर रेडी फॉर सेल। तो आपको 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? आप कहेंगे 3। कौन कौन से हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? डायरेक्ट मटीरियल, मैं इन तीनों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि इसके बाद आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एक डायरेक्ट मटीरियल है। पहली बात वो ये है कि दैट कैन बी फिजिकली एंड डायरेक्टली, दैट कैन बी फिजिकली एंड डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट। आपको यू कैन से दैट इट विल बी द इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो डायरेक्ट मटीरियल होगा। फॉर एग्जांपल वो ये है कि जैसे आपने बनाना है कपड़ा, तो कपड़ा बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल होगा कपास, जिसे कॉटन कहते हैं। और कॉटन जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू क्लॉथ। क्लॉथ से हमने फिर अगर रेडीमेड करना तो अलग बात है, क्लॉथ उसका हमारी फिनिश गुड्स है। और इस क्लॉथ की तक प्रोसेस से शुरू होता है कपास को खरीदने से लेकर कपड़ा जो है क्लॉथ को पोजीशन में लाने के लिए क्या करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको पहले मटेरियल खरीदना है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। और इसके बाद आप आते हैं डायरेक्ट लेबर विच इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दे आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर, उसके बाद FOH फैक्ट्री ओवरहेड। ये वो काम है विच आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
but they are not physically involved in the physically and directly involved in the manufacturing process, but they are part of manufacturing process. And the indirectly, more for example, the supervisor is only supervising the persons who are directly involved and physically involved in the manufacturing of goods, in the converting of raw material into finished goods. तो इसलिए जब वो इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उनको अलग करना है. FOH क्या है? FOH में पहली बात मैंने बताई है, indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor, and all manufacturing expenses which are not directly involved in the process of converting the raw material into finished goods. Directly involved नहीं है, but they are indirectly involved. They are indirectly involved in it. अब इसकी मिसालें हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, दो चीज़ें हो गई. डायरेक्ट मटेरियल तो कॉटन हो गई, लेकिन उसके बाद उसको सफाई करने के लिए उसको और चीज़ों के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, फिर इसलिए उनको लाने जाने के लिए इनडायरेक्ट लेबर की ज़रूरत होती है. तो ये तमाम. उसके बाद क्या आता है कि वो फैक्ट्री जो है उसकी डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग और रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिजली का खर्चा, गैस का खर्चा, और यूटिलिटी बिल्स है जी, ये तमाम चीज़ें FOH में आती हैं. इस तरह और भी वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, बट दे आर नॉट फिजिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो तमाम चीज़ें, इसकी लंबी लिस्ट है जिसमें मैंने चंद चीज़ें आपको बताई हैं कि वो आपने एक लिस्ट है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें दी जाएंगी, उसमें FOH को ऐसा निकालना है आपने. तो 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो गई. इसके बाद इसमें 2 और है. एक है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट is equal to direct material plus direct labor. ये है जी, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट, प्राइम बुनियादी कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. उसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है? दैट कॉस्ट which involved in converting the raw material into finished goods. वो कौन है? वो है आपके डायरेक्ट लेबर कन्वर्ट करती है प्लस FOH, फैक्ट्री और है. ये 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, जिसकी एक प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आप इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ला सकते हैं, जैसे परचेज के ऊपर जो फ्रेट होता है वो मटेरियल का होता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर कर दें तो कोई हर्ज नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आप करते हैं परचेज में, फ्रेट जो है जो आपको इनवर्ट आता है उसके ऊपर आप इसको शामिल करते हैं. तो ये है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. उसके बाद आता है कि हमने इसको बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे. तो एक नेक्स्ट आती है वर्केबल रिसोर्स इन्वेंटरी, WIP से कहते हैं. वर्क इन प्रोसेस का मतलब है वर्क these to some extent the work has been completed but not in a position that we can say this is a finished goods, and it cannot be sold in this position. तो वो साल के आखिर पे जितना हिस्सा होता है हम उसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीनों पड़े होते हैं, कभी कम भी पड़े होते हैं, कुछ भी हो सकता है. मटीरियल एक ही हो तो साल ख़त्म हो गया, उसमें लेबर भी इस्तेमाल कर ली, साल ख़त्म हो गया. उसमें हमने अपना फैक्ट्री और हेड भी शामिल कर लिए. तो इसलिए कितने % शामिल किए हैं? जो कंप्लीट नहीं है एंड ऑफ द ईयर वो WIP है, और जब साल ख़त्म होगा तो वो WIP होगा, और नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस होगा. अब आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कॉस्ट आती है. मैं आपके सामने पहले कॉस्ट लिखता हूँ, उसके बाद उसके एक एग्जांपल छोटी सी हम हल करेंगे, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को फिनिश कर देंगे. सबसे पहली बात क्या है? WIP. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? आपने बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सबसे पहले आपने लिखनी है डेट, यहाँ भी डेट, और WIP का मतलब है जो ऊपर लिखा गया ओपनिंग बैलेंस. WIP इन एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है,
इसलिए आप इसे डेबिट साइड पे लिखते हैं। जब डेबिट साइड पे लिखते हैं ऊपर तो इसका मतलब है दिस इज ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हम लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड एफएच। ये तीन चीज़ें जो अभी अब मैंने बताई आपको, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी WIP में। और ये हम इसको, उसके बाद ये है कि इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे WIP। इसका मतलब ये है कि ये एंडिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग है, ये इसके, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट को, हम अकाउंट को जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें आता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड को अपना मलूम करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसमें क्या आता है, उसमें आप देखें, इसका हम लिखेंगे वर्किंग 1 एंड इसके लिए वर्किंग 2। इसमें एक फिगर भी हो सकती है, इसमें बेशुमार फिगर भी हो सकती हैं। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जब डेफिनेशन आती होगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इंक्लूड दोज आइटम्स इन द FOH। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसका मटेरियल कंज्यूम बनाएंगे, उसके बाद ये करेंगे और ये गिवन होगी, ये गिवन होगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। और मैं बता दूं आपको कि इसमें मैं एक अटैचमेंट ये लगा रहा हूँ जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई है मटेरियल की, लेबर की और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी और इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद जो सवाल करेंगे वो उसका भी एक अटैचमेंट आपको होगी, वो खुलेगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये सवाल जो है ये भी आपके साथ अटैचमेंट में होगा। और ये जो सवाल है ये मैं ले रहा हूँ बुक चीज़ें और इलस्ट्रेशन 1 है, और चैप्टर जो है इसका ये है 18। ठीक है जी। और अब हम इसको सवाल को आप पढ़ लें, काफ़ी लंबा सवाल है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसको अब हल करना शुरू कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, WIP ओपनिंग बैलेंस, इसमें मालूम है हमें, वो लिखा हुआ है जी सवाल में, और वो है 7000। अब इसको ज़रा, मेरा ख्याल है कि खुला कर दीजिए, आपने लिख दिया है ताकि हर चीज़ जो है वाज़ेह हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस गिवन है और वो है 7000। उसके बाद आपने लिखना है मटेरियल कंज्यूम्ड, हो सकता है आपको इसकी एक फिगर दे दे, आप लिख देंगे वो, लेकिन अगर वो नहीं देता तो फिर आपको क्या देगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेजेस, फ्रेट एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल। तो आप उसे बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग 1। वर्किंग 1 याद रखते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। हम जल्दी जल्दी इस सवाल को हल करके ताकि हमारी वीडियो जो है जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए। ओपनिंग हमारे पास है 25,000, और उसके बाद आप जैसे कि मर्चेंडाइज में करिए, बिल्कुल मर्चेंडाइज का स्टाइल है। मर्चेंडाइज में जो आप करते हैं वही करते हैं, परचेजेस प्लस रेट प्लस एंडिंग माइनस वही करता है। ये हमने मर्चेंडाइज की बजाय इसको करना है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखें मर्चेंडाइज का स्टाइल है, बिल्कुल आप गौर करें अगर आप इसके ऊपर कि मटीरियल कंज्यूम्ड कैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, और उसके बाद आपने फ्रेट दिया, वहाँ फ्रेट जमा करते थे आप, इसके बाद रिटर्न माइनस करते थे, आप ऊपर ले जाए नीचे ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपने माइनस किया है, और इसके बाद आपने ये इसमें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस किया है, तो ये हमारा आ गया कि ये हमारे पास था। इसके बाद ये मजीद परचेज किया, जमा कर लिया, ये अभी तक पड़ा हुआ है, इसका मतलब है पड़ा हुआ है तो कंज्यूम नहीं हुआ, अगर पड़ा होता तो कंज्यूम होता, कंज्यूम नहीं हुआ तो इसका मतलब 2,58,000 वर्किंग वन में हम यहाँ भी लिखे वर्किंग वन 2,58,000, ये हमने मटीरियल वेज फिगर है इसकी निकाली है। इसके बाद वो कहता है जी सवाल में हमने देखेंगे कि सवाल में इसने कितना है, इसका क्या कहते हैं, लेबर कितनी है। डायरेक्ट लेबर की फिगर आमतौर पर एक ही होती है, तो डायरेक्ट लेबर या वेजेज एक ही बात है। डायरेक्ट वेजेज जो है वो है 18,000। एफ की लंबी लिस्ट है जिसको मैं वर्किंग टू के नाम से याद करूंगा, ताकि आपको वो वर्किंग टू जो है आपको नजर आए। वर्किंग टू जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, फ्रेट, बिजली, यूटिलिटी बिल्स, सारे जो कि फैक्ट्री से मुतल्लिक़ है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, इन तमाम चीज़ों को, और वो वहाँ पे जो है उसके लिए अगर इसमें मौजूद है तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडायरेक्ट वेजेस, उसके बाद है जी फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का लफ्ज़ जहाँ भी आप समझेंगे एक्सपेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस, फैक्ट्री क्या है जी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं जी 26,000। उसके बाद आते हैं जी पावर एंड फुल, ये सारा यूटिलिटी शुरू हो गया है। ये है जी 8,000, ये पावरफुल आ गया जी। इसके बाद आप देखते हैं कोल कंज्यूम्ड, $9,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, टेलीफोन ये फोन लिख देते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, और उसकी अमाउंट है जी 3,600। ये आपको वो कह रहा है कि जितना खर्चा हुआ है 3/5 एडजस्टमेंट में लिखता है 3/5 इज विल गो टू फैक्ट्री। इसका मतलब है 6,000 खर्चा हुआ है तो 6,000 का 3/5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6,000, इसका 3/5, ये हमने ये उसने लिखा है कि जो जितनी बिजली है उसका 3/5 फैक्ट्री को जाता है, तो ये फैक्ट्री को जाइएगा 3/5 कितना बनता है जी 3,600। और डेप्रिसिएशन प्लांट, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये तमाम यहाँ पे आएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट 4,000, और रिपेयर ऑफ प्लांट, रिपेयर प्लांट ये आता है जी 4,650। इसका टोटल आता है 72,250। ये जनाब आपका हमने तमाम चीज़ें जो हैं ले ली हैं, चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। 14,000 है, 26,000 है, 8,000 है, 9,000 है, 3,600 है और 4,650 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 72,250। जिसको देखना है वो देख ले जनाब, इसके दोनों की डिटेल है, बाकी फिगर एग्जैक्ट है, तो इसलिए इसका जो टोटल बनता है वो बनता है जनाब 3,52,250।
3,52,250 बनते हैं जी। ये हमारे पास इसकी फिगर है और ये अटैचमेंट आपको साथ मिलेगी। और अब WIP का WIP यहाँ पे लिखा जाएगा तो एंडिंग बैलेंस है और वो है हमारे पास 4,000। इसको हम क्लोज करेंगे 3,52,250 और इसका मतलब है कि ये अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट से कहते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर होगी और ये अमाउंट है 3,48,250। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया है और इसको आपने बस समझना है। और समझने के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 3 चीज़ें होंगी, 2 अपना बैलेंसेज होंगे, ओपनिंग और एंडिंग। 3 चीज़ें होंगी, एक की डिटेल बनानी है, मटीरियल की डिटेल बनानी है और FOH की। हो सकता है कि आपको सवाल ऐसा मिले कि वहाँ पे मटीरियल कंज्यूम्ड और FOH की एक ही फिगर हो, तो ये आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज आपको बनाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये आज का हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था जो हमने किया है। इसके बाद इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम क्या करेंगे, इसी फिगर को लेकर तो हम इसका बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और अगर मुमकिन हुआ इसमें बैलेंस शीट का टाइम तो ठीक है, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जरूर बनाएंगे। तो ये हमारा ये इसको आपने देखना, याद रखें, होमवर्क इज़ द मेन रीजंस ऑफ सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो आपने किसी फील्ड में तरक्की करनी है तो आप होमवर्क करें। आप नहीं देखें इम्तिहान को दूर है, इम्तिहान दूर है तो पढ़ें। पढ़ने से अगर आप छोड़ देंगे तो आपको रीगेन करना उसको जहन को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस पर गौर करें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। टाइम की हो गई है जी, वो होती तो फिर लंबी हो जानी।